हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्माकोथेरापेटिक का चैप्टर नंबर 2। ये दूसरा जो चैप्टर है फार्माकोथेरापेटिक जो सब्जेक्ट है, इसमें 2 ही चैप्टर बनाए हैं। सिर्फ पहला चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, दूसरे चैप्टर में बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, ऐसे लंग्स वाला रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, अलग अलग नर्वस सिस्टम हो गया। जो अलग अलग सिस्टम है ना, उन्हीं के अकॉर्डिंग बीमारियों को बांट के फिर उसके क्या क्या मतलब इलाज हैं, क्या उसकी एटियोलॉजी है, पैथोजेनेसिस है और उन बीमारियों के क्या सिम्टम्स हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या है फिर अलग अलग पार्ट्स बना दिए गए हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर नंबर 2 का जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो क्या है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिसऑर्डर। क्या है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिसऑर्डर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में खास तौर से हमारा हार्ट और ब्लड वेसल्स आते हैं। ठीक, ब्लड वेसल्स यानी हमारी जो नसें हैं, ये 2 चीज़ें किस में आती हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आती हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखना आपको कि ये जो आपका यहाँ तक जो है ये सिलेबस है। ठीक है, अब आपको जो भी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो भी टॉपिक हैं, समझ में आ रही बात, चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो भी टॉपिक हैं उन सब के लिए आपको इतनी चीज़ें पढ़नी है, हर टॉपिक के बारे में इतनी चीज़ें पढ़नी है। उसका डेफिनेशन क्या है, जैसे कि मान लीजिए हाइपरटेंशन हो गया, ऐसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम में होने वाली बीमारी जैसे अस्थमा हो गया। समझ में आ रही बात। तो ये जो टॉपिक्स हैं इनके बारे में आपको इतनी चीज़ें पढ़नी है। क्या डेफिनेशन पढ़ना है, एटियोपैथोजेनेसिस पढ़ना है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़ना है, ऐसे ही नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ डिसीज़, यानी जो ये बीमारियां हैं उनको कैसे हम लोग मैनेज करेंगे फार्माकोलॉजिकली और नॉन फार्माकोलॉजिकली। नॉन फार्माकोलॉजिकली मतलब बिना दवा के, ठीक, और फार्माकोलॉजिकली मतलब दवा के ज़रिए से। तो ये हर बीमारी, यानी ये समझ लीजिए ये जो टॉपिक्स हैं ये बीमारी हैं। तो जितनी बीमारियां हैं उन सब के बारे में आपको इतनी चीज़ें क्या है पढ़नी है। जी क्या होता है, ऐसे ही पैथोजेनेसिस क्या होता है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है, ये आप पहले समझ लीजिए। आगे बार बार जब ये आएगा तो वहाँ पे मैं इसको समझाऊंगा नहीं। ठीक है, अब देखिए एटियोलॉजी क्या होता है, पैथोजेनेसिस क्या होता है। तो एटियोलॉजी का मतलब होता है रीज़न फॉर डिसीज, यानी कोई बीमारी हुई उसका क्या रीज़न है उसको हम लोग बोलते हैं एटियोलॉजी। और एक होता है पैथोजेनेसिस, इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब होता है द स्टेप एंड प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कॉजेज। क्या है? कॉजेज है, ये डिसीज नहीं है, ये कॉजेज लिखिए। ठीक है, क्या लिखेंगे, कॉजेज, यानी कोई कॉज हुआ तो उसका क्या स्टेप थे, कैसे कैसे वो हुआ। समझ में आ रही बात। एक तो यह कि कॉज की वजह से बीमारी कोई बीमारी किस कॉज की किस रीज़न की वजह से हुई तो उसको बोलते हैं एटियोलॉजी। अब वो जो कॉज है वो कैसे कैसे डेवलप हुआ, क्या स्टेप थे, वो होता है पैथोजेनेसिस। इसको आप समझिए कि किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो कैसे हुआ, क्या रीज़न हुआ उसका, तो उसको हम लोग बोलेंगे एटियोलॉजी। कि मान लीजिए एक आदमी का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, वो बढ़ गया तो क्यों बढ़ा, कि इसलिए कि उसका जो ब्लड वेसल है वो पहले मोटा था वो पतला हो गया, यानी डायलेट था कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तो ये क्या हो गया आपका एटियोलॉजी। लेकिन ये जो ब्लड वेसल से कॉन्स्ट्रिक्ट क्यों हुआ, क्या क्या उसके स्टेप थे, क्या क्या रीज़न हुए कि इसका जो ब्लड वेसल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, तो ये जो स्टेप्स है, जो रीज़न है इसके कॉन्स्ट्रिक्ट होने के, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैथोजेनेसिस। समझ में आ गया होगा कि हम कहेंगे हाइपरटेंशन हो गया, क्यों, कि उसका ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, तो ये हो गया एटियोलॉजी। लेकिन ये क्यों कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ, कैसे कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ, क्या उसके स्टेप थे, तो ये होता है आपका पैथोजेनेसिस। ठीक, तो सबसे पहली जो बीमारी है वो क्या है, हाइपरटेंशन। तो क्या होता है हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन की डिफिनेशन क्या है, इट इज़ ए कंडीशन इन विच द फोर्स ऑफ ब्लड, जिसमें एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे ब्लड का जो फोर्स है, हमारे ब्लड का जो फोर्स है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ब्लड का फोर्स क्या होता है, बढ़ जाता है अगेंस्ट द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के अगेंस्ट। ये मान लीजिए आपका ब्लड वेसल्स है, ठीक, ये ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स है आपका, ठीक, ये ब्लड वेसल्स हो गया। और ये जो इसकी वॉल्स हैं इस पे क्या हो रहा है, ये मान लीजिए ब्लड वेसल्स के अंदर वाली लेयर है, तो इस पे ब्लड का जो फोर्स है वो बढ़ जाता है। समझ में आ रही बात, जब बढ़ जाता है उसको हम लोग हाइपरटेंशन बोलते हैं। और स्पेशली ये जो मान लीजिए अब एक होती है आर्टरीज, एक होती है वेन्स, तो खास तौर से हम लोग आर्टरीज की बात करते हैं हाइपरटेंशन में। अब यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे कि इंक्रीज के ब्लड का फोर्स है वो इंक्रीज हो जाता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। अब देखिए हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर में फ़र्क है।
ब्लड प्रेशर के अंदर तो वो सारे प्रेशर के रेंज आ जाएंगे, चाहे वो नॉर्मल कंडीशन हो, चाहे वो हाइपर कंडीशन हो, चाहे वो मीडियम कंडीशन हो, चाहे लो कंडीशन हो, ब्लड प्रेशर में तो सब आएंगे। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरटेंशन, इसीलिए यहाँ पे हमने इंक्रीज यूज़ किया है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी कि जब ब्लड प्रेशर का, जब हमारे जो ब्लड है उसका प्रेशर का जो फोर्स है जब वो बढ़ जाता है तब उसको हम लोग हाइपरटेंशन बोलते हैं। सिर्फ ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन नहीं बोला जाता है। समझ में आ रही बात? ठीक। और आर्टरीज इसलिए कि खास तौर से अभी आप आगे समझेंगे धीरे धीरे, आर्टरीज पे जो हमारी आर्टरीज होती हैं उस पे जब ब्लड का फोर्स जो होता है खास तौर से उसको हम लोग ध्यान में रखते हैं। अब ये समझ गए हाइपरटेंशन क्या होता है, इतना आपके सिलेबस के लिए काफ़ी है। लेकिन थोड़ा सा और आप थोड़ा सा डीप अगर देख लेते तो आपको बातें आगे समझने में बड़ी आसानी हो जाएंगी। समझ में आ रही बात? तो अब ये कि हमारा ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, तो इसके मेन कारण क्या है, कैसे बढ़ सकता है। तो अब आप ये समझ गए कि इस पे जो वॉल्स पे प्रेशर पड़ रहा है उसके बढ़ने की वजह से बढ़ता है, तो उसको हम लोग हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो ये कैसे हो सकता है? तो एक तो ये कि ये इसका जो साइज़ है ये पतला हो जाए। मान लीजिए ये इतना मोटा है लेकिन तो इसमें ब्लड बह रहा है वही उतना ही ब्लड, मान लीजिए 6 लीटर ब्लड आपकी बॉडी में वो इसमें बह रहा है तो वो ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। लेकिन वही इसमें इतने पतली, ये नसें पतली हो जाएं और इसमें फिर वो ब्लड बहने लगे तो ब्लड का प्रेशर जाहिर सी बात है बढ़ जाएगा। ये आप अच्छे से समझ सकते हैं कोई। तो ये क्यों होता है कि इसका जो साइज है इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमेन। क्या बोलते हैं? यहाँ पे देख सकते हैं ल्यूमेन। ये जो डायमीटर होता है ना हमारी नसों के अंदर का जो डायमीटर उसको ल्यूमेन बोलते हैं। तो ल्यूमेन का साइज घटने और बढ़ने से क्या हो सकता है, ब्लड प्रेशर आपका घट सकता है और बढ़ सकता है। तो जब ये आपका साइज छोटा हो जाता है इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया। ब्लड वेसल्स जब कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं तो आपका ब्लड प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। या तो फिर ये कि आपका जो ब्लड है उसका वॉल्यूम बढ़ जाए। मान लीजिए 6 लीटर है आपकी बॉडी के अंदर ब्लड, 6 लीटर के बजाय 7 लीटर हो गया, 8 लीटर हो गया, तो अब क्या है वॉल्यूम बढ़ गया तो उतने ही रास्ते में अब ज़्यादा ब्लड बहेगा तो भी प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। या तो फिर आपका जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाए, यानी बहुत तेज़ी से क्या है ब्लड हमारा पंपिंग कर रहा है, हमारा हार्ट क्या है बहुत तेज़ी से ब्लड पंप कर रहा है, बहुत तेज़ी से कर रहा है, तो भी क्या होगा ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाएगा। या तो फिर ये कि इसके अंदर कोई प्लेक हो जाए। प्लेक मतलब समझिए कोई चीज़ उसमें जम जाए, यानी ये उभरा हुआ ऐसे हो जाए। मान लीजिए ये हमारी नस है तो इसमें कुछ ऐसे जम जा रहा है, कुछ ऐसे उभरा हुआ हिस्सा आ जा रहा है, इसको प्लेक बोलते हैं। तो कुछ ऐसा हो जाता है तब भी क्या हो सकता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। समझ आया? रास्ता पतला हो जाएगा तो जाहिर सी बात है ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये कुछ मेन कारण होते हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर आपका बढ़ता है। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा कि जो अंदर वाली सबसे लेयर होती है, मान लीजिए एक लेयर ये हो गई, एक दूसरी लेयर हो गई, तीसरी लेयर हो गई, जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है जिससे ब्लड हमारा टच होके बहता है उसको हम लोग बोलते हैं इंडोथेलियम लेयर। क्या बोलते हैं? इंडोथेलियम लेयर। उससे क्यों मैं बता रहा हूँ, आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब जो मेन कॉजेज हैं वो मैंने अभी बताया आपको कि हार्ट रेट बढ़ जाए या कंस्ट्रिक्शन हो जाए ब्लड वेसल्स का, ऐसे ही ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाए या ब्लड के जो ब्लड वेसल उसके अंदर कोई प्लेक हो जाए, कुछ चीज़ें जम जाए तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, वो आप देख चुके हैं। अब ये कि क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, यहाँ पे हाइपरटेंशन का क्लासिफिकेशन नहीं है, ये याद रखिएगा। ये किसका क्लासिफिकेशन है? ब्लड प्रेशर का, यानी जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है उसकी कैसे क्लासीफाई किया गया है। तो अब ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन में आप फर्क समझ चुके हैं। ठीक, तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है नॉर्मल। तो वो कितना होगा? 120 से नीचे हो। तो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है वो क्या है? 120 से नीचे हो। mmHg होता है, ठीक है ना, ये mmHg है, ये याद रखिएगा। क्या है? mmHg याद रखिएगा ये। तो 120 से नीचे है, ये कौन सा ब्लड प्रेशर है? ये सिस्टोलिक। ये क्या है? सिस्टोलिक। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा कि ब्लड प्रेशर दो तरीके का होता है, एक होता है सिस्टोलिक, एक होता है डायस्टोलिक। हमारा जो हार्ट होता है, आपको अगर याद हो, मैं जल्दी जल्दी में बता रहा हूँ इसको, कि मान लीजिए ये हमारा हार्ट होता है, इसको 4 भाग में हम लोग बांट देते हैं। ठीक है, ये जो नीचे वाले होते हैं इसको बोलते हैं हम लोग वेंट्रिकल्स। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स। और जो ऊपर वाले होते हैं उसको बोलते हैं एट्रियल्स। ठीक, तो यहाँ से जब ये जो वेंट्रिकल्स होते हैं ये जब पंप करता है तो पूरी बॉडी के अंदर क्या होता है, ब्लड हमारा जाता है। ठीक है, पूरी बॉडी के अंदर जाता है। तो ये जब ये क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, यानी ब्लड को बाहर फेंकता है, उस वक्त में जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर जो ब्लड का प्रेशर होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक। और जब ये क्या होते हैं, रिलैक्स होते हैं, जब ये रिलैक्स होता है, ये वाला रिलैक्स होगा तो फिर क्या पूरी बॉडी से क्या ब्लड हमारी अंदर उसमें आता है। ठीक है, जब ये रिलैक्स होता है तो फिर ये बॉडी से क्या होता है, ब्लड वापस आता है हार्ट के अंदर। तो जब वो वापस आता है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक। ठीक,
तो अब ये देखिए, ये वाला जो होता है इधर से जो वापस आ रहा है हमारी बॉडी से, वो वाला ब्लड प्रेशर क्या होता है, कम होता है, और ये वाला ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जब ये पंप करता है, ये पूरा फोर्स लगा के धक्का देता है, तो जाहिर सी बात है बहुत तेज़ी से जाएगा। ठीक, तो वो क्या है, धक्का दे के इसको बाहर किया जाता है ब्लड को, तो वो उसका फोर्स ज़्यादा होता है। और यहाँ पे धक्का नहीं दिया जाता है, बल्कि इसके जो क्या कहते हैं, ये इसका जो वॉल्व है वो खुलता है और ये रिलैक्स होता है, फैलता है, तो पूरी बॉडी से क्या होता है, ब्लड वापस आता है। तो इसमें प्रेशर के साथ धक्का नहीं देता है कोई पीछे से, इसलिए इसका ब्लड प्रेशर क्या होता है, लो होता है। और भी इसकी फिजियोलॉजी है, लेकिन आप इसको इतना मतलब मैं ईजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। तो ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक आप समझ चुके होंगे। हाँ, अब देखिए कि ब्लड प्रेशर 3-4 तरीके का होता है खास तो वैसे, लेकिन 5 तरीके को हम लोग लेते हैं। तो सबसे पहला जो है क्लासिफिकेशन वो क्या, नॉर्मल। तो कितना होगा नॉर्मल, 120 से सिस्टोलिक, जो हमारा सिस्टोलिक है वो 120 से कम हो, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 80 से कम हो, तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग, नॉर्मल ब्लड प्रेशर है इसका। ठीक है, और दूसरा क्या है, प्री हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन आप समझ चुके हैं, उससे पहले वाली जो कंडीशन उसको बोलते हैं प्री हाइपरटेंशन। ठीक है, क्या है, प्री हाइपरटेंशन। तो वो कितना है, 1 से 20 से 139 हो अगर सिस्टोलिक, 120 से 139 के बीच में हो सिस्टोलिक, और 80 से लेकर 89 के बीच में हो डायस्टोलिक, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्री हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं, प्री हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर। और उसके बाद आता है, उसके बाद क्या आता है, स्टेज 1 हाइपरटेंशन। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, स्टेज 1 में भूल गया हूँ लिखना, स्टेज 1 हाइपरटेंशन। तो 140 से लेके 159 के बीच में अगर रहता है तो उस सिस्टोलिक, और 90 से लेके 99 के बीच में रहता है डायस्टोलिक, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेज 1 हाइपरटेंशन। और चौथा क्या है, स्टेज 2 हाइपरटेंशन। ठीक है, स्टेज 2 हाइपरटेंशन 160 से लेके 180 के बीच में रहता है सिस्टोलिक, और 100 से लेके 110 के बीच में रहता है डायस्टोलिक, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेज 2 हाइपरटेंशन। और उसके बाद है 5वां, इसको बोलते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस। हाइपरटेंसिव क्राइसिस, तो ये क्या है, 180 से ज़्यादा हो, मोर देन 180 अगर सिस्टोलिक है, और 120 से ज़्यादा क्या है, डायस्टोलिक है, या किसी की किताब में मिलेगा आपको 110 से ज़्यादा डायस्टोलिक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका हाइपरटेंसिव क्राइसिस। तो नॉर्मल तो सबसे अच्छा है। प्री हाइपरटेंशन भी बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आदमी अगर चाहे तो अपना मतलब लाइफ स्टाइल चेंज करके इसको मेंटेन कर सकता है। ये एक तरीके से आदमी को क्या है समझिए, वार्निंग देता है कि अपने आप को थोड़ा संभाल लो, खाना पीना अपना सिगरेट वगैरह, शराब वगैरह, अल्कोहल छोड़ दो, वरना तुम भी क्या है शिकार हो सकते हो हाई ब्लड प्रेशर के, हाइपरटेंशन तुमको भी हो सकता है। ठीक, अब इसके बाद आता है स्टेज 1। अब इसमें आपको क्या दवा की ज़रूरत पड़ती है, क्या है इसमें दवा की ज़रूरत पड़ने लग जाती है, और उससे थोड़ा सा और ज़्यादा खतरनाक है स्टेज 2, और उससे ज़्यादा खतरनाक है हाइपरटेंसिव क्राइसिस। हाइपरटेंसिव क्राइसिस, इसमें क्या आदमी के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि डेथ हो जाए, इसमें ब्रेन हैमरेज होने का, नसें फट सकती हैं इसमें, समझ में आ रही बात। और कहीं पे भी मान लीजिए ब्रेन के अंदर नस फट गई तो ब्रेन हैमरेज हो जाएगा, तो दिमाग काम करना बंद कर देगा, हो सकता है फालिस का दौरा पड़ जाए उसको, समझ में आ रहा, पैरालिसिस हो सकता है। तो कहीं पे भी नसें क्या हो सकती है, फट सकती है, हो सकता है हार्ट के अंदर की जो ब्लड वेसल्स हैं, तो कहीं पे भी क्या है नसें फट सकती है। तो ये वाला जो कंडीशन होता है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, समझ में आ रही बात। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, हाइपरटेंशन सिर्फ अगर इस रेंज में पहुंच जाता है तब हम नहीं कहेंगे, बल्कि जब वो एक लंबे समय तक बना रहता है, समझ में आ रही बात। हाइपरटेंशन सिर्फ इतना ही नहीं है कि मान लीजिए मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो मेरा हाइपरटेंशन, मेरा ब्लड प्रेशर क्या है, बढ़ा हुआ है, लेकिन आप इसको हाइपरटेंशन नहीं कहेंगे, नहीं तो आप मुझे बीमार बना देंगे, समझ में आ रही बात। आप खेल के आ रहे हैं, दौड़ के आ रहे हैं, तो आपका नॉर्मल जो मान लीजिए 120 रहता है, लेकिन हो सकता है कि वो 140 हो, 150 हो, क्योंकि आप मेहनत करके आ रहे हैं, आपका हार्ट रेट बढ़ रहा है। जब हार्ट रेट बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लेकिन फिर जब आप रेस्ट कंडीशन में आएंगे तो आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, तो इसको हम लोग हाइपरटेंशन नहीं कहेंगे, इसको हाई ब्लड प्रेशर नहीं कहेंगे। ये कि आदमी का नॉर्मली जब उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जा रहा है और क्या है वो लंबे समय तक बना रहता है, कांस्टेंट रहता है, समझ में आ रही, फॉर अ लॉन्ग टाइम, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। ये तो हो गया आपका क्लासिफिकेशन ब्लड प्रेशर का, उसके रेंज के हिसाब से। ठीक, अब ये जो बीमारी कॉज होती है उसके कॉज के हिसाब से, यानी क्या रीजंस हैं, क्या सबब हैं, और कितने लोगों को कौन सा होता है, इस हिसाब से अगर हम क्लासिफाई करते हैं ब्लड प्रेशर को, तो ये 2 तरह का होता है। सबसे पहला टाइप होता है प्राइमरी।
प्राइमरी या एसेंशियल हाइपरटेंशन। क्या है? प्राइमरी या एसेंशियल हाइपरटेंशन। अब क्या होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन? तो दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हाइपरटेंशन। ये सबसे ज़्यादा मतलब कॉमन है, सबसे ज़्यादा लोगों को यही वाला टाइप होता है हाइपरटेंशन का, कि 90 से 95% लोगों को यही हाइपरटेंशन होता है। और इसका जो एग्जैक्ट कॉज होता है, एग्जैक्ट रीज़न होता है ब्लड प्रेशर होने का, हाई ब्लड प्रेशर होने का, यानी कि लोगों को, ज़्यादातर लोगों को यही होता है, लेकिन उसका क्या असल रीज़न है कि उनका हाइपर ब्लड प्रेशर हाई हो गया, वो पता नहीं होता है। बहुत सारे रीजंस हैं, उनमें से कोई एक हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट क्या होता है पता नहीं होता है। वही लिखा है इसमें, द एग्जैक्ट कॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर इज नॉट आइडेंटिफाइड। ठीक है, जो असल रीज़न है, जो मेन रीज़न है, वो पता नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या फैक्टर अभी देख रहे हैं आप, तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन असल जो रीज़न है, मेन रीज़न है कि क्यों इसका ब्लड प्रेशर हाई हुआ है, वो पता नहीं होता है। ठीक, देयर आर मेनी फैक्टर्स, एनी ऑफ देम कैन बी रीजन फॉर हाइपरटेंशन। बहुत सारे रीज़न है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो उनमें से कोई सा भी एक फैक्टर, कोई भी एक रीज़न हो सकता है सबब क्या? हाइपरटेंशन का। अब वो क्या फैक्टर्स हैं, क्या रीज़न है? तो वो ये है कि ओबेसिटी, आदमी का अगर मोटापा है तो वो भी एक रीज़न हो सकता है उसके, क्या है? ब्लड प्रेशर के हाई होने का, हाइपरटेंशन का। दूसरा क्या? स्ट्रेस। अब कैसे कैसे होता है अभी आप देखेंगे। बहुत कोई आपको कुछ डाउट्स आ रहे होंगे, कुछ क्वेश्चन आ रहे होंगे माइंड में, पूरा जब आप इसको देख लीजिएगा तब हो सकता है आपके डाउट क्लियर हो जाए, पूरा ये लेक्चर। ठीक है, और क्या स्मोकिंग भी क्या है आपके हाइपरटेंशन कर सकता है। ऐसे ही ड्रिंकिंग अल्कोहल, अगर कोई शराबी है, कोई शराब पी रहा है, तो भी क्या एक फैक्टर हो सकता है उसके, क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन का। ऐसे ही अगर आदमी का एज जो है वो भी क्या है, कभी फैक्टर हो सकता है, रीज़न हो सकता है। जो लोग 50 साल से ज़्यादा के हैं उनके लिए ख़ास तौर से ये रीज़न बनता है। ऐसे ही फैमिली हिस्ट्री, आदमी के, जैसे कि मान लीजिए आपके पापा हैं या आपकी मम्मी या किसी को आपकी फैमिली में अगर ब्लड प्रेशर है तो आपको भी होने के चांसेस हैं। ऐसे ही बहुत ज़्यादा नमक खाना अपने डाइट के अंदर, तो नमक मतलब साल्ट में भी सोडियम अगर ज़्यादा है तो, ठीक है, सोडियम की वजह से हो सकता है आपको हाई ब्लड प्रेशर। ऐसे ही आपकी जो लाइफ है, वो लाइफ स्टाइल है, वो इनएक्टिव है। दिन भर क्या है, आदमी सो रहा है, खाना खाया सो गया, दिन कुर्सी पे बैठ के मूवी देख रहा है दिन भर, मतलब उसकी जो लाइफ स्टाइल है वो इनएक्टिव है, उसके अंदर फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है। वो क्या है, बॉडी से कुछ एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा, वो हार्ड वर्क नहीं कर रहा, मेहनत नहीं कर रहा, एक्सरसाइज नहीं कर रहा, तो लाइफ स्टाइल उसकी इनएक्टिव है, तो भी क्या उसको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। एक बात ध्यान रखिए, अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया तो समझिए कि आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं कि इसको प्राइमरी को एसेंशियल हाइपरटेंशन क्यों कहते हैं। प्राइमरी को एसेंशियल हाइपरटेंशन क्यों कहते हैं? तो इसलिए कहते हैं इसको एसेंशियल हाइपरटेंशन कि ये एसेंशियल फैक्टर की वजह से होता है। एसेंशियल फैक्टर्स क्या हैं? एसेंशियल फैक्टर्स ये कि हमको खाना खाना ज़रूरी है हमारे लिए, ऐसे ही हमारा एज बढ़ना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप उसको रोक सकते हैं। जब आप खाना खाएंगे तो हो सकता है कि कुछ उससे फैट भी आपकी बॉडी के अंदर बढ़ रहा है, हो सकता है मोटापा भी हो जाए, तो एसेंशियल फैक्टर है, जैसे कि एज का बढ़ना है। ऐसे ही जैसे कि मान लीजिए आपके कोई हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री तो होनी ही चाहिए, यानी किसी फैमिली से आप बिलोंग तो करेंगे ही करेंगे, तो एसेंशियल फैक्टर की वजह से ये प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है। तो इसलिए भी इसको क्या है, एसेंशियल हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसलिए इसको प्राइमरी असल में है, लेकिन इसको एसेंशियल भी बोल देते हैं। सेकेंडरी हाइपरटेंशन, तो ये जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है, दिस इज द लेस कॉमन टाइप ऑफ हाइपरटेंशन। ये कम कॉमन है, यानी बहुत ज़्यादा लोगों को ये नहीं होता है। अबाउट 5 से 10% लोगों को सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। ठीक, और दिस टाइप ऑफ हाइपरटेंशन अकर्स ड्यू टू अदर डिसीज। और ये वाला जो हाइपरटेंशन है दूसरी बीमारियों की वजह से क्या होता है, आदमी को होता है। अब वो क्या हो सकती है बीमारियां, जैसे कि ट्यूमर हो गया, ठीक, या किडनी डिसीज हो गया, और इंडोक्राइन या कार्डियक, जो इंडोक्राइन सिस्टम है या कार्डियक डिसऑर्डर हो रहा है। ठीक है, अब इसके क्या हो सकते हैं, जैसे दूसरी बीमारी, जैसे कि ट्यूमर हो गया। मान लीजिए आपके ब्लड वेसल्स के अंदर ही ट्यूमर हो गया, ब्लड वेसल्स में ट्यूमर, जैसे कि मान लीजिए ब्लड वेसल्स है, ठीक, और यहाँ के मसल्स आपके बढ़ने लगे, ये ऊंचा हो गया, ऐसे समझ में आ रहा, तो ये बढ़ गया मसल्स यहाँ पे। ट्यूमर क्या होता है, तरीके से समझिए कैंसर है, वो गांठ बन गया यहाँ पे, वहाँ के मसल्स ज़्यादा बढ़ गए, अनकंट्रोल तरीके से बढ़ गए, तो ये भी रीज़न हो सकता है। ऐसे ही किडनी भी क्या है, कभी हाइपरटेंशन का कारण हो सकती है। किडनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हम लोग सिर्फ यही जानते हैं, आमतौर से लोग ये जानते हैं कि ये पेशाब बनाने का काम होता है इसका, लेकिन हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का, मेंटेन करने का एक बड़ा कारण होता है किडनी।
समझ में आ रही बात। इसके अंदर कुछ ऐसे समझ लीजिए मीटर्स लगे रहते हैं जो क्या करते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, नाप लेते हैं कि किसी आदमी का ब्लड प्रेशर कितना है। फिर जब वो ब्लड प्रेशर अगर लो होता है तो वो रेनिन रिलीज करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से फिर आगे पूरा प्रोसेस है कि आदमी का ब्लड प्रेशर क्या होता है, बढ़ा देते हैं वो। तो क्या कहते हैं, किडनी क्या करता है, वो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। लो होता है तो उसको हाई करने का काम करता है, हाई होता है तो थोड़ा उसका लो करने का काम कौन करता है, किडनी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए। अगर किडनी में दिक्कत आ गई, मान लीजिए वहाँ पे कैंसर हो गया, कुछ भी हो गया, किडनी सही से काम नहीं कर पा रही, तब भी आदमी का ब्लड प्रेशर क्या हो सकता है, डिस्टर्ब, ब्लड प्रेशर में दिक्कत आ सकती है, हाई हो सकता है, लो हो सकता है। ऐसे जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है और कार्डियक सिस्टम है, यानी हमारा हार्ट वाला और हमारा जो हार्मोन रिलीज करने वाला जो सिस्टम है, उसमें अगर दिक्कत आ रही है तब भी आदमी का क्या ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो इसके लिए रीजन कौन सा होता है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन के लिए दूसरी बीमारियां जैसे कि ये है। अब हमको पढ़ना है एटियोलॉजी। क्या पढ़ना है, एटियोलॉजी ऑफ प्राइमरी हाइपरटेंशन। एटियोलॉजी ऑफ प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या है, तो दी एग्जैक्ट रीजन, इसमें जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है उसका एग्जैक्ट रीजन पता नहीं हो सकता है, नहीं होता है। तो इनमें से जो भी है कोई भी कॉज हो सकता है, ये जो है इनमें से कोई एक कॉज हो सकता है उसके हाइपरटेंशन के लिए। तो जैसे कि हाइपर एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन, यानी जो हमारा समझिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो गया। अब ये ना पूछिए कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, इसको मैं फार्माकोलॉजी के अंदर बहुत डिटेल से पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा एक्टिव होगा, स्टिमुलेट होगा, तो ये बहुत ज़्यादा एड्रेनालिन क्या करेगा, रिलीज करेगा, जो हार्ट रेट को बढ़ा देगा। जब हार्ट रेट बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा क्या है, वेसोकंस्ट्रिक्शन ड्यू टू रिलीज ऑफ वेसो एक्टिव सब्सटेंस फ्रॉम एंडोथेलियल सेल्स। अब वेसो कंस्ट्रिक्शन होता है, वेसो कंस्ट्रिक्शन मतलब आपके जो ब्लड वेसल्स हैं, जो आपकी नसें हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो गई, तो ये भी क्या होगा, आपके ब्लड प्रेशर को क्या करेगा, बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा। तो क्यों करता है, तो वो होता है वेसो एक्टिव सब्सटेंस की वजह से। कि मान लीजिए ये आपका ब्लड वेसल्स है, ठीक, इसमें आपने पढ़ा कि ये वाला जो होता है, मैंने बताया था कि इंडोथेलियम होता है, जो सबसे अंदर वाली लेयर है वो इंडोथेलियम, उसको बोलते हैं इंडोथेलियम लेयर। तो यहाँ से कुछ सब्सटेंस निकलते हैं, कुछ समझ लिए हार्मोन या कुछ केमिकल्स निकलते हैं, वो क्या करते हैं, आपके उसके कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं, किसको, जो ब्लड वेसल्स उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं। जैसे कि नाइट्रिक एसिड हो गया, ऐसे इंडोथेलिन हो गया, ये क्या करते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। ऐसे ही इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट, ऐसे आदमी का क्या है, जो कार्डियक आउटपुट है वो बढ़ गया। तो जब आदमी का हार्ट रेट बढ़ता है तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा। तो ये वाला कोई रीजन जो है वो समझ लीजिए इसमें भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अलग से इसको हम लोग करते हैं कि सिर्फ एक ही रीजन नहीं होता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका स्टिमुलेट हुआ तो हार्ट रेट बढ़ गया। तो इसलिए अगर हार्ट रेट कैसे भी बढ़ता है तो उसका आउटपुट बढ़ जाएगा, तो हाइपरटेंशन हो जाएगा, यानी हाई, उसका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। ऐसे ही कोई बहुत ज़्यादा सोडियम खा रहा है तब भी उसका हाइपरटेंशन हो सकता है, यानी ब्लड प्रेशर उसका बढ़ सकता है। ऐसे ही फैमिली में किसी को हाइपरटेंशन है तो भी उसका क्या है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो ये कुछ खास रीज़न होते हैं। एटियोलॉजी का मतलब समझिए रीज़न, तो ये कुछ खास रीज़न है जो हमारे ब्लड प्रेशर को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, प्राइमरी वाले को। अब जो सेकेंडरी है वो कैसे बढ़ता है, दूसरे बीमारियों की वजह से। आपने पढ़ा कि जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है वो दूसरी बीमारियों की वजह से होता है। तो कैसे होता है वो, तो दिस टाइप ऑफ हाइपरटेंशन अकर्स ड्यू टू अदर डिसीज, ठीक। तो उसका क्या रीजन हो सकता है, एक तो जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, जेनेटिक प्रॉब्लम। दूसरा क्या हो सकता है, किडनी डिसीज, क्या किडनी अगर हमारे खराब हो गए तो भी क्या हमारा हाइपरटेंशन क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। कि मान लीजिए किडनी हमारा खराब हो गया बहुत ज़्यादा, वो क्या रेनिन रिलीज करने लगा तो आपका ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब ये किडनी डिसीज जो है इसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो किडनी डिसीज अब ये कई तरीके की हो सकती है, जैसे कि एक हो गया पॉलीनेफ्राइटिस, ऐसे ये ऑब्स्ट्रक्शन इन रेनल आर्टरीज, यानी कि हमारी जो किडनी है वहाँ से जो आर्टरी निकलती है ब्लड की, उसमें जो आके मिलती है प्योर ब्लड वाली जो आर्टरीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं रीनल आर्टरीज। तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ ये कि इसके अंदर कोई रुकावट हो गया। मान लीजिए ये सिकुड़ गया, ये या तो ये इधर से सिकुड़ गया या फिर इसमें प्लेग जम गया, कुछ भी हो गया, ये इसमें क्या ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, रुकावट हो रही है, तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। और क्या हो सकता है, कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम की वजह से भी
क्या है, हाइपरटेंशन हो सकता है। तो ये कुशन सिंड्रोम भी क्या है, एक तरीके की किडनी डिसीज है। इसमें क्या होता है, ये कंडीशन है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना आप लिख दें तो काफ़ी हो जाएगा। इट इज़ ए कंडीशन इन विच इंक्रीज द सिक्रेशन ऑफ कोर्टिसोल, जिसमें क्या होता है, कोर्टिसोल का सिक्रेशन बढ़ जाता है। क्या होता है, कोर्टिसोल का सिक्रेशन बढ़ जाता है। और ये कोर्टिसोल भी कहाँ से निकलता है, ये हमारे किडनी से ही निकलता है। जो हमारा किडनी का ऊपर वाला पार्ट होता है ना, वहीं से ये भी एक हार्मोन रिलीज होता है। और इसका काम क्या होता है, इट इज़ ए हार्मोन दैट मैनेज स्ट्रेस। आदमी के स्ट्रेस को, आदमी जब टेंशन में आ जाता है, स्ट्रेस में आता है, तो उसको मैनेज करने का काम कौन करता है, कोर्टिसोल उसको मैनेज करने का काम करता है। और ये क्या करता है, आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है। यानी ये समझिए कि वहाँ से आपका जो ग्लूकोज स्टोर है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, उसको वापस क्या करता है, ग्लूकोज बनवा के आपके ब्लड में भेजना शुरू कर देता है ये कोर्टिसोल। ठीक, तो इसकी वजह से भी क्या होगा, जब आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा ब्लड का, तो इस तरीके से आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। और क्या हो सकता है, ये भी किडनी के डिसीज है। किडनी के अंदर ट्यूमर हो गया, जो हमारा किडनी के ग्लैंड है उसके अंदर ट्यूमर हो गया, और समझिए वो सेल जो थे वहाँ पे 10 थे वो 20 सेल हो गए, और बहुत ज़्यादा वो क्या है, मान लीजिए कोर्टिसोल बनाने लगे या एड्रीनलिन बहुत ज़्यादा रिलीज करने लगे। ये ट्यूमर की वजह से भी क्या हो सकता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। और क्या है, तो ये 2 रीज़न हो गया, एक जेनेटिक रीज़न हो गया, एक क्या हो गया, किडनी डिसीज़ की वजह से भी आपका हाइपरटेंशन हो सकता है। तो किडनी में ये सारी बीमारियां, ये क्या हैं, किडनी की ही बीमारियां हैं। तीसरा क्या है, हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से भी क्या है, आपका हाइपरटेंशन हो सकता है, आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो वो क्या है, हाइपरथायरॉयडिज्म, आप थायराइड जानते हैं, थायराइड ग्लैंड है, तो वो बहुत ज़्यादा क्या है, हार्मोन रिलीज करने लगे, थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज होने लगे, तो उसको बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, तो जब ये बढ़ता है तो इससे क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है। जब बहुत ज़्यादा थायराइड होता है तो हार्ट रेट बढ़ जाता है, तो भी क्या हो सकता है, आदमी का हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। ऐसे ही हाइपोथायरॉयडिज्म भी क्या हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से भी आदमी का ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है, तो ये भी थायराइड ग्लैंड का ही एक बीमारी वाली कंडीशन है, यानी वहाँ से जो थायराइड ग्लैंड निकलना है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाए। जब वो बहुत कम हो जाता है तो उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। जब कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा तो मान लीजिए आपका ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जब लेवल बढ़ता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, तो वो जमना शुरू हो गया, मान लीजिए इसमें जमने लगा। ठीक है, तो रास्ता ये पतला हो गया, तब भी आपका ब्लड प्रेशर क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। ऐसे ही स्लीप एपनिया की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है आपका। तो स्लीप एपनिया क्या है कि आप किसी भी कंडीशन में आदमी है, एकदम से क्या उसको बहुत तगड़ी नींद आएगी और सो गया, और जब सो जाता है, जब उठता है ना, तो उसका हार्ट रेट या तो बहुत बढ़ा हुआ होता है या तो बहुत डाउन होता है। तो हार्ट रेट अगर बढ़ा रहेगा तो ब्लड प्रेशर उसका बढ़ जाता है। ऐसे ही कुछ दूसरी दवाओं की वजह से भी क्या होता है, आदमी का हार्ट रेट बढ़ जाता है। इसमें दिया था डिसीज की वजह से, लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कुछ दवाओं के नाम हैं, अलग अलग तरह की दवाएं हैं। तो ये दवाएं किसी बीमारी के लिए तो ही ली जाती है ना, तो समझिए इसलिए कह दिया कि दूसरी बीमारियों की वजह से क्या होता है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। तो ये जो दवाएं हैं इनकी वजह से भी बढ़ जाता है, जैसे कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं, ये इसकी बहुत सारी कंडीशन है, आपने पढ़ा होगा। अगर आपने ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में मैंने बहुत आपको मतलब जोर देके ये पढ़ाया था कि ये क्लासिफिकेशन आ सकती है, जैसे कि पैरासीटामोल आप खाते हैं वो भी इसी के अंदर आने वाली दवा है। ऐसे एस्ट्रोजन होता है जो प्रेगनेंसी को रोकने वाली दवा होती है एक तरीके से। ऐसे ही सिम्पेथोमाइमेटिक्स होते हैं। सिम्पेथोमाइमेटिक आप पढ़ चुके होंगे, कई बार पढ़ चुके होंगे, अब यहाँ पे मैं इसको डिटेल से बताने वाला नहीं हूँ। ठीक है, ऐसे स्टेरॉइड है, अगर आपने फार्माकोलॉजी पढ़ा है तो अब इसके एग्जाम्पल दीजिए कि सिम्पेथोमाइमेटिक क्या, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कि सिम्पेथोमाइमेटिक की डेफिनेशन क्या है और इसकी कौन से एग्जाम्पल्स हैं इसके दवाओं के। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब आपने पढ़ लिया एटियोलॉजी के बारे में, अब आपको पढ़ना है पैथोजेनेसिस क्या हो, पैथोजेनेसिस के बारे में। पैथोजेनेसिस आप जान चुके हैं कि क्या क्या स्टेप होते हैं जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर के लिए कोई कॉज होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं कि जिसकी वजह से एटियोलॉजी क्रिएट होती है, यानी कोई कॉज बनता है हाइपरटेंशन का। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग। तो 3 खास रीज़न होते हैं, किसी बुक में 4 लिखा है, लेकिन वो सारी जो भी मिलाएंगे 3 ही होंगे खास तौर से, जो हमारे क्या है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करते हैं। वो 3 खास तौर से एक्टिविटीज़ होती हैं या 3 सिस्टम है, समझिए, समझ में आ रही बात। हमारी बॉडी के 3 ऐसे सिस्टम हैं जो खास तौर से हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करते हैं। उनमें से पहला क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, या नर्वस सिस्टम भी आता है। एक्टिविटीज़ जो हैं ये हमारी बॉडी के ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करते हैं। ऐसे ही एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर एंडोथेलियम, वेस्कुलर एंडोथेलियम मैं कई बार बता चुका हूँ, तो इसका भी एक मेन मतलब
रोल होता है जो हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में, कि मतलब हाई लो हो रहा है तो उसको मेंटेन करके रखे। ऐसे ही एक्टिविटी ऑफ रीनल सिस्टम यानी किडनी सिस्टम का भी हमारा जो होता है, ऐसे ही हमारी जो किडनी है तो उसका भी क्या एक मेन रोल होता है हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का। ठीक, तो अब कैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कैसे हम अब पूरा ये नहीं पढ़ेंगे कि कैसे लो करता है, लो नहीं पढ़ेंगे हम लोग, सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे वो बढ़ाते हैं। चूँकि हाइपरटेंशन पढ़ रहे हैं, उसके पैथोजेनेसिस पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ हम लोग ये देखेंगे कि ये सिस्टम कैसे हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो कैसे बढ़ाता है, तो ओवर एक्टिवेशन ऑफ सीएनएस, यानी जो हमारा सीएनएस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है कुछ ज़्यादा एक्टिव हो रहा है। मान लीजिए कोई स्मोकिंग करता है जब, तो क्या होता है वो ओवर एक्टिव हो जाता है। समझ में आ रही बात, कोई स्मोकिंग करता है तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का होता है बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। तो फिर क्या होगा, जब वो ओवर एक्टिव होगा तो ये इंक्रीज कर देता है एड्रीनलिन सेक्रेशन को इंक्रीज हो जाती है फिर, यानी बहुत ज़्यादा एड्रीनलिन जो कि न्यूरोट्रांसमीटर होता है, एक हार्मोन है समझ लीजिए, रिलीज होता है। और जब ये रिलीज होता है तो फिर क्या होता है, हार्ट रेट को ये बढ़ा देता है। क्या करता है, हार्ट रेट को बढ़ा देता है। जब हार्ट रेट बढ़ता है तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, यानी ब्लड का जब हार्ट रेट बढ़ जाएगा जल्दी जल्दी को पंप करना शुरू करेगा, जल्दी से खींचेगा, जल्दी से पंप करेगा, तो क्या होता है फिर आदमी का ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। और ये काफ़ी इसमें डेफिनेशन बहुत इसमें गहराई है, कैसे ये बढ़ा देता है हार्ट रेट बढ़ने की वजह से, इतना डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पूरा इसका डिटेल देखना चाहते हैं कि कैसे क्या क्या होता है, प्री लोड आफ्टर लोड ये सारी चीज़ें, तो मैं एक लिंक दे रहा हूँ, डॉक्टर नजीब सर की इंग्लिश में है, आप उसको देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ मैं। ठीक, अब दूसरा जो एक्टिविटी है वो हमारा वेस्कुलर इंडोथेलियम, ये भी क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो ये कैसे बढ़ा देता है हमारे ब्लड प्रेशर को, तो इंडोथेलियम डिसफंक्शन, यानी हमारा जो इंडोथेलियम है वो बीमार हो गया। ठीक है, डिसऑर्डर या डिसफंक्शन एक ही बात होती है। तो क्या होता है, इंक्रीज वेसो एक्टिव सब्सटेंस, तो ये जो वेसो एक्टिव सब्सटेंस होता है उनको क्या करता है, रिलीज करना ज़्यादा कर देता है। और उसमें भी खास तौर से वो वाले ये ज़्यादा रिलीज करता है जो ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं, जैसे कि नाइट्रिक एसिड आपने पढ़ा अभी, तो वो क्या होता है, इसका सेक्रेशन बढ़ जाता है। जब वो बढ़ेगा तो क्या होगा, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, यानी हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो सिकुड़ जाएंगे, तो ब्लड प्रेशर क्या होता है हमारा बढ़ जाता है, उसको हम लोग हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक है, या तो फिर क्या करता है, ये वेसो डायलेटर को डिक्रीज कर देता है, यानी वहीं से हमारा जो इंडोथेलियम है वहीं से क्या होता है, ये नाइट्रिक एसिड भी निकलता है और नाइट्रिक ऑक्साइड भी रिलीज होता है, हमारे ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा। तो उससे ब्लड प्रेशर क्या होगा, नॉर्मल होगा या तो फिर लो होगा, तो ये भी रिलीज होता है। लेकिन जब ये दिक्कत हो जाएगी, इसमें बीमारी आ जाती है, तो फिर डायलेशन भी नहीं होता है, वो वहाँ से नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज नहीं होता है, तो फिर क्या है, डायलेशन भी नहीं होता है। तो इस तरीके से क्या, इसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाता है। ऐसी एक्टिविटी ऑफ रीनल सिस्टम, रीनल का मतलब किडनी है समझिए। ठीक है, किडनी सिस्टम की वजह से कैसे बढ़ जाता है, तो जब हमारा ब्लड प्रेशर लो होता है, जब ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हमारा लो होता है, तो फिर क्या होता है, किडनी जो है वो रेनिन रिलीज करना शुरू कर देती है। क्या करती है, किडनी रेनिन क्या है, बहुत ज़्यादा रिलीज करने लगती है। जब किडनी रेनिन को रिलीज करती है तो रेनिन क्या करता है, एक सब्सटेंस होता है एंजियोटेंसिनोजेन, ये हमारा लीवर बनाता है। तो ये जो होता है ये इनएक्टिव होता है और इसको लीवर बनाता है। तो जब ये रेनिन के संपर्क में आता है, जब इससे मिलता है तो ये क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। एक बात याद रखिएगा, जहाँ पे भी जेन आता है ना, खास ज़्यादातर वो ऐसे होते हैं कि इनएक्टिव होते हैं। ऐसे आपने कोगुलेशन वाले में पढ़ा होगा कि ब्लड हमारा क्लॉट कैसे होता है, तो फाइब्रिनोजेन पढ़ा होगा, फाइब्रिनोजेन। तो फाइब्रिनोजेन जो होता है वो इनएक्टिव होता है, जब वो पता नहीं कैल्शियम के उसमें कांटेक्ट में आता है तो फाइब्रिन बन जाता है। समझ में आ रही बात। तो ऐसे ही एंजियोटेंसिनोजेन भी क्या इनएक्टिव है, जब रेनिन के कांटेक्ट में आता है तो ये क्या बन जाता है, एंजियोटेंसिन बन जाता है। फिर ये हमारे इस कुछ एंजाइम्स होते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर ये एंजियोटेंसिन 1 क्या होता है, आगे फिर एक दूसरा एंजाइम आता है और इसको, या कोई प्रोसेस होता है जो इसको एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। अब जब एंजियोटेंसिन 2 बन जाता है तब ये क्या करता है, ये जाता है ब्लड वेसल्स के पास और उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, सुकड़ाता है। ठीक है, कौन, एंजियोटेंसिन 2 जो होता है ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है।
ठीक है। अब इसी के लिए आप देखेंगे कैसे दवाएं दी जाती हैं कि इसको एंजियोटेंसिन 1 ना बनने दिया जाए, या एंजियोटेंसिन 1 बन गया तो एंजियोटेंसिन 2 ना बनने दिया जाए। हाइपरटेंशन वाली जो दवाएं होती हैं वो इस टाइप की आती हैं, ठीक। तो इसका एक काम क्या हो गया कि ये एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, ब्लड जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। जब वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, लो हो जाता है। इसका एक फंक्शन और भी है, एक तरीके से जब ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक। दूसरा क्या, एंजियोटेंसिन 2 ऑल्सो हेल्प टू मेक एल्डोस्टेरोन। ये एल्डोस्टेरोन अब जब ये एंजियोटेंसिन 2 बन जाता है तो अब दूसरे को हेल्प करने जाता है। पहले दूसरे के हेल्प से बना, अब ये चला जाता है दूसरे को हेल्प करने के लिए। वहाँ जाके क्या करता है, कोई सब्सटेंस होता है उसके साथ मिलता है तो ये क्या बनाता है, एल्डोस्टेरोन। और जब ये एल्डोस्टेरोन बनता है तो ये क्या करता है, ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा देता है। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, हमारा ब्लड का जो वॉल्यूम है उसको बढ़ाने की कोशिश करता है, बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है कि ये जो हमारे किडनी के अंदर सोडियम और वाटर होते हैं वहाँ से वो छान के बाहर निकालने की कोशिश करता है, तो ये उसको रिटेन करता है, यानी कि हमारे ब्लड से उनको बाहर नहीं जाने देता, फिर वापस से रीअब्जॉर्प्शन करवा देता है और फिर हमारे ब्लड के अंदर ला देता है। तो इस तरीके से सोडियम और वाटर का कंटेंट हमारी ब्लड के अंदर बना रहता है, तो वॉल्यूम इसका क्या है, बढ़ जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो इस तरीके से ये पैथोजेनेसिस हो गया कि इस तरीके से ब्लड का प्रेशर हमारा क्या बढ़ जाता है। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है तो यानी कि सिम्टम्स क्या है, अगर किसी को ब्लड प्रेशर हो रहा है, हाई हो रहा है, हाइपरटेंशन हो रहा है तो उसको क्या दिक्कतें हो सकती हैं, तो सर में तगड़ा दर्द हो सकता है, उसके सीने में दर्द हो सकता है, ऐसे नाक से उसके ब्लड क्या ब्लीड हो सकता है, यानी खून बह सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है नाक से उसके। ऐसे ही उसके देखने में दिक्कत हो सकती है, ब्लड यानी धुंधला धुंधला दिखेगा उसको। ऐसे ही सांस लेने में डिफिकल्टी हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। ऐसे ही क्या है, इरेगुलर हार्ट बीट, यानी जो आज का हार्ट बीट है वो इरेगुलर होगा, कभी तो तेज हो जाएगा कभी लो होगा। ऐसे ही उसको कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। और क्या होता है, नोजिया एंड वोमिटिंग, यानी मतली जैसा उल्टी जैसा मन करेगा या तो फिर उल्टी हो जाएगी। ऐसे ही उसका डिजीनेस हो सकता है, यानी चक्कर आ सकता है। और क्या, पेन इन नेक एंड बैक, और उसके गर्दन में या कमर में दर्द हो सकता है। ऐसे ही उसको एपिलेप्सी यानी मिर्गी के दौरे भी पड़ सकते हैं। अब हमको पढ़ना है मैनेजमेंट। आपने ये इतना डिटेल पढ़ लिया कि ये बीमारी क्या है, कैसे होती है, इसका पैथोजेनेसिस क्या है, एटियोलॉजी क्या है, इतना डिटेल बहुत है मेरे हिसाब से। अब हम लोग पढ़ते हैं, मान लीजिए किसी को हाइपरटेंशन है तो उसको कैसे मैनेज किया जाए। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, आपने जो पढ़ा था कि प्री हाइपरटेंशन अगर किसी को है, यानी किसी का हाइपरटेंशन अगर 120 से लेके 139 के बीच में रह रहा है, समझ में आ रही बात, तो उसको दवा देने की ज़रूरत नहीं है, उसको लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाके उसको ठीक कर सकते हैं। समझ में आ रही बात, कैसे ठीक कर सकते हैं, लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाके ठीक कर सकते हैं। तो वही अब हम लोग पढ़ेंगे कैसे मैनेज करेंगे लाइफ स्टाइल के थ्रू। अब आपको मान लीजिए किसी को भी हाइपरटेंशन है, चाहे वो ज़्यादा हो या कम हो, प्री हाइपरटेंशन हो या स्टेज 1 में हो, स्टेज 2 में, स्टेज 3 में हो, या किसी भी स्टेज में है, तो उसको कैसे हम लोग मैनेज करेंगे। तो दो तरीके होंगे मैनेज करने के। एक तो तरीका उसका ये होगा कि मतलब बिना दवा के करें, दूसरा क्या, दवा के थ्रू करें। तो जो मतलब प्री हाइपरटेंशन है वो बिना दवा के आप उसका इलाज कर सकते हैं। तो क्या है वो तरीका, तो वो होता है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। उसमें क्या, सबसे पहला डाइटरी चेंजेस, यानी जो खाना वो खा रहा है, जिस तरीके से वो खा रहा है उसमें कुछ चेंजेस लाए। तो क्या है, सबसे पहला एक प्री हाइपरटेंशन, यहाँ देखिए लिखा भी है, ये प्री हाइपरटेंशन या हाँ एक बात ध्यान रखिए, प्री हाइपरटेंशन को एलिवेटेड हाइपरटेंशन भी बोलते हैं, ठीक है, एलिवेटेड हाइपरटेंशन भी बोलते हैं इसको। कैन बी कंट्रोल विद हेल्दी डाइट, हेल्दी डाइट के थ्रू हम खा के क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, तो हम अपनी जो हमारा जो खाना है उसमें सोडियम को कम कर देंगे और पोटाशियम को, और इसमें कहीं पे दिया है कैल्शियम को बढ़ा सकते हैं आप उसमें, ठीक है। पोटाशियम को और कैल्शियम को क्या करेंगे, अगर डाइट में बढ़ा देते हैं तो उससे आपका क्या है, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, ठीक। और इस सिस्टम को मतलब आदमी खाने के थ्रू अपना ब्लड प्रेशर अगर मैनेज कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं डैश, ठीक है। याद रखिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ऐसे बनता है। तो डैश का मतलब होता है डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, ठीक। आगे जो दूसरा तरीका वो एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आप जानते ही हैं, एक्सरसाइज के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपना
ब्लड प्रेशर मैनेज कर सकते हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी ओबेसिटी नहीं होगी, मोटा नहीं होंगे आप, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा, आपके लिपिड आपके ब्लड में नहीं रहेगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं रहेगा। तो इस तरीके से, और जब आदमी ज़्यादा मोटा होता है और ज़्यादा जब उसका वेट बढ़ जाता है तब भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैनेज रहेंगी आपकी अगर आप अच्छे से एक्सरसाइज करते रोजाना 10 से 15 मिनट, तो आप इस तरीके से अपने ब्लड प्रेशर को मैनेज कर सकते हैं। ऐसे ही स्ट्रेस मैनेजमेंट, यानी आदमी बहुत ज़्यादा टेंशन में रह रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रह रहा है, एंजाइटी में रह रहा है, तो भी ब्लड प्रेशर का एक रीज़न बनता है। तो इसको आप मैनेज कर लें अगर, तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो सकता है। ठीक है, तो यही है इसमें, इसको आप पढ़ लीजिएगा आसानी से। अब कैसे मैनेज करेगा आदमी अपने स्ट्रेस को, तो एक तो ये कि ऐसी जगह पे जहाँ पे ऐसी बातें हो रही है, मतलब खाली परेशान करने वाली होता है ना, बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं और बहुत ज़्यादा लोग किसी को डिप्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो स्ट्रेस में आता आदमी तो ऐसे लोगों से, ऐसी चीज़ों से दूर रहे, मीडिया चैनल से दूर रहे, तो हो सकता है कि वो उसको स्ट्रेस ना हो। और दूसरी चीज़ ये है कि ये आपका एक्सरसाइज करके भी, अगर आप एक्सरसाइज करते रेगुलर अच्छे से एक्सरसाइज करते तो भी आपका क्या स्ट्रेस नहीं होगा। और दूसरा तरीका होता है मेडिटेशन का। मेडिटेशन का मतलब होता है, मुझे हिंदी तो इतनी अच्छे से आती नहीं है, अरबी में इसको बोलते हैं मुराकबा। क्या बोलते हैं? मुराकबा। और हिंदी में शायद इसको योगा बोलते हैं, कि आदमी ऐसे मतलब शांति से खड़ा हो जाए या बैठ जाए, ठीक है, और अपने पैदा करने वाले अपने मालिक से, अपने खालिक से, अपने भगवान से, अपने ईश्वर से, अपने गॉड से, अपने अल्लाह से क्या करे, वो प्रार्थना करता है। मेडिटेशन में क्या होता है? प्रार्थना करता है और अपना मतलब तमाम दुनिया से अपना ध्यान हटा के सिर्फ अपने एक पैदा करने वाले की तरफ अपना ध्यान लगा के फिर उससे वो बातें करता है, तो वो होता है मेडिटेशन। अब लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन मैं जो जानता हूँ, जो मैं करता हूँ, वो मेडिटेशन ये है कि अपने मालिक से अपना ताल्लुक जोड़े, अपना रिश्ता जोड़े, मतलब ध्यान लगाए कि मैं उससे बात कर रहा हूँ, फिर उसमें क्या बातें करेगा ताकि उसके मन को शांति मिले। तो मेरे हिसाब से ये बातें करना चाहिए कि मेरे पैदा करने वाले, मेरे खालिक, तू मुझे सीधा रास्ता दिखा, मुझे सही रास्ता दिखा, मुझे जो गलत काम है, जो पाप हैं, जो सीन है, उससे तू मुझे बचा, और मुझे पुण्य करने की, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करने की तू मुझे क्या तौफीक दे, मुझे ऐसा बना दे कि मैं अच्छे काम करूं, और तू मुझे सीधा रास्ता दिखा, और फिर तू मुझे ऐसा बना दे कि मैं तेरे स्वर्ग में जा सकूं और तेरे नर्क से बच सकूं। ऐसा आदमी ध्यान लगा के अपने ईश्वर से अगर प्रार्थना करता है, तो मेरा मानना है कि उसके रूह को क्या होती है, उसके रूह को यानी उसके आत्मा को शांति मिलती है, और फिर उसका स्ट्रेस किसी हद तक कम होता है। चीज़ें हैं ये ऐसी हैं कि आदमी को दुनिया से थोड़ा सा काटती हैं। जब आदमी दुनिया से कटता है ना, थोड़ा उसका स्ट्रेस कम होता है। आदमी को स्ट्रेस ज़्यादातर इसी वजह से होता है कि वो दुनिया के उलझनों में बहुत ज़्यादा जब फंस जाता है, ठीक है, और अपने पैदा करने वाले को भूल जाता है, उसके दिए हुए ज्ञान को, उसके दिए हुई बातों को भूल जाता है, तब आदमी को स्ट्रेस होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब चौथा जो तरीका है वो कैसे कर सकता है, तो स्मोकिंग को छोड़ दे, स्मोकिंग को बंद कर देता है, तब भी उसका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, मेंटेन, तब भी उसका ब्लड प्रेशर क्या हो सकता है, मेंटेन हो सकता है। इसलिए कि जब आदमी स्मोकिंग करता है तो इस सिंपैथेटिक नर्व एक्टिविटी को क्या करता है, बढ़ा देता है, और जब वो बढ़ता है तो फिर क्या करता है, वो एड्रेनालिन रिलीज करेगा, हार्ट रेट को बढ़ा देगा, फिर उसका क्या ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ऐसे ही अल्कोहल को अगर कोई बंद कर दे, अल्कोहल यानी शराब जिसको बोलते हैं, अलग अलग नाम से बिकता है, अगर कोई इसको पीता है तो उसके कम से कम कुछ नहीं तो 50 बीमारियां हैं जो शराब पीने की वजह से होती हैं। ये एक ऐसी, और इस वक्त के जो बड़े डॉक्टर्स हैं वो इसको, अगर कोई शराब पीता है तो उसको एडिक्शन नहीं बोलते कि उसको शराब का एडिक्शन है, उसको अल्कोहल का एडिक्शन, बल्कि कहते हैं कि वो आदमी बीमार है। और यही एक सिंगल बीमारी है जिसका एडवर्टाइजमेंट होता है, आप देखिएगा, प्रचार होता है, अखबार के अंदर आता है, न्यूज़पेपर्स के अंदर, मीडिया चैनल्स के अंदर इसके एडवर्टीजमेंट किए जाते हैं। सरकार को चूंकि मोटा फायदा यहाँ से होता है, तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसका प्रचार होता है कि इसको लो। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि हर एक को इससे बचना चाहिए। और जो भी आप देखेंगे इसके जो बड़ी बड़ी बीमारियां, उनमें से एक आदमी का लीवर खराब हो जाता है, फेफड़ों में दिक्कत आ जाती है, टीबी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, और आदमी का जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, समझ रहे हैं। इसलिए कि जिसको मतलब जो बहुत ज़्यादा शराब पीता है उसको इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। कोरोना जैसी बीमारी आएगी तो सबसे पहले किसको अफेक्ट करेगी, जो लोग शराब पीते हैं, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक, तो इसको भी छोड़ना चाहिए, इसलिए कि इसकी वजह से आपका ब्लड वेसल्स क्या कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, और कॉन्स्ट्रिक्ट जब हो जाएगा तो आपका ब्लड प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। अब ये दूसरा तरीका, ये आपने पढ़ा कि नॉन फार्माकोलॉजिकल यानी बिना दवाई के आप कैसे अपने मतलब ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। फार्माकोलॉजिकल यानी दवा के थ्रू कैसे आप किसी का अपना या किसी का हाइपरटेंशन कैसे मैनेज करेंगे। तो सबसे पहला क्या है, डायूरेटिक। अब मैं डायूरेटिक बताने वाला नहीं हूँ, इसलिए कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में कई बार बता चुका हूँ और फार्माकोग्नोसी में कई जगह मैं बता चुका हूँ। ठीक है, हाँ, इतना बता देता हूँ कि डायूरेटिक वो दवाएं होती हैं जो आदमी के ब्लड के वॉल्यूम को कम कर देती हैं और यूरिन के थ्रू
क्या है, बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होता है, बहुत ज़्यादा पानी उसकी वजह से सोडियम और वाटर निकल जाता है, तो वो जो दवाएं होती हैं तो जब ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है तब उसका आदमी का ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। उसके एग्जांपल्स क्या है, जैसे क्लोरथायाजिन है, फ्यूरेसिमाइड है और स्पाइरोनोलेक्टोन है। मेरे जो अब्बू हैं, मेरे फादर, उनको ये दवा चलती है, वो लेते हैं कभी कभी स्पाइरोनोलेक्टोन, ठीक। और दूसरा क्या, बीटा ब्लॉकर, जैसा कि आप फार्माकोलॉजी में पढ़ चुके हैं, प्राजोसिन है, फेनोक्सीबेंजामीन है, और ये सारी वो चीज़ें हैं जितनी भी हैं इसमें सब ऐसी हैं जो आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के अंदर। और मैंने एग्जाम में भी आपको बहुत ताकीद से कहा था कि इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, हालांकि आया नहीं था ये, लेकिन ये बहुत काम की चीज़ है इसलिए मैंने आपको याद करवाया था। ऐसे ही बीटा ब्लॉकर में एटिनोलोल और प्रोपरानोलोल, ठीक है। ऐसे ही अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर, ये भी क्या है, आपके हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए हैं। तो जैसे कि उसका एग्जाम्पल है लेबिटालोल या कार्वेडिलोल। ऐसे ही कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ये दवा बहुत चलती है, ठीक है। ये डॉक्टर ज़्यादातर ये लोग देते हैं। उसमें इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे अम्लोडिपिन हो गया, नेफिडिपिन हो गया, वेरापामिल हो गया, तो ये दवाएँ चलती हैं खूब। अब एंजियोटेंसिन आपने पढ़ा है ना, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये होता है एक एंजाइम एंजियोटेंसिन को जो कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में, तो उसको इनहिबिट करने वाली जो दवा होती है उसको बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। जब एंजियोटेंसिन नहीं बनेगा, एंजियोटेंसिन 1 नहीं बनेगा, तो फिर वो क्या है, आगे जाके कंस्ट्रिक्शन नहीं करवाएगा, तो ब्लड प्रेशर भी क्या होगा, हाई नहीं होगा। तो उसका एग्जाम्पल क्या है, कैप्टोप्रिल और रेमिप्रिल। ऐसे ही एंजियोटेंसिन सेकेंड जो है, जब एंजियोटेंसिन 1 बन गया तो एंजियोटेंसिन सेकेंड को अगर ब्लॉक कर दिया जाए, यानी जिस रिसेप्टर पे जाके बाइंड करता है उस रिसेप्टर को अगर ब्लॉक कर दिया जाए तो एंजियोटेंसिन सेकेंड जाके वहां पे मिल नहीं पाएगा, तो कंस्ट्रिक्शन नहीं करवा पाएगा, तब भी क्या होगा, ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा। उसका एग्जांपल क्या, लोसार्टन, वल्सार्टन। ऐसे ही क्या है, वेसोडाइलेटर्स, यानी कुछ दवाएं ऐसी होंगी कि जो हमारे ब्लड वेसल्स को क्या है, डायलेट कर देंगी। मान लीजिए इतना है तो इसको और मोटा कर दिया, इसका रास्ता बढ़ जाएगा तो ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो उसका एग्जाम्पल क्या, हाइड्रोलाजिन या मिनोक्सिडिल, क्या मिनोक्सी या माइनोक्सिडिल या मिनोक्सिडिल, ठीक है। तो ये जो एक टॉपिक था हाइपरटेंशन, ये कंप्लीट होता है। फिर अब हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, शायद वो है आपका एंजाइना पेक्टोरिस और मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो नेक्स्ट पार्ट में हम आपसे मिलते हैं। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।